नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम देखेंगे सुबह 9 बजे। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान को दो टूक जवाब, कहा बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत का प्रस्ताव। आचार संहिता उल्लंघन मामले में लालू यादव, सुशील मोदी को चुनाव आयोग का नोटिस, 6 अक्टूबर तक देना है जवाब। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला T20 मैच आज, धर्मशाला में भिड़ंत को तैयार धोनी और डुप्लेसिस की टीमें। और अमेरिकी राज्य ओरेगोन के कॉलेज में गोलीबारी, 13 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा बंदूक संस्कृति पर लगाएंगे रोक। भारत ने पाकिस्तान को फिर साफ कहा है कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत हर मुद्दे पर बातचीत को तैयार है, बशर्ते पाकिस्तान अपने यहां से पैदा हो रहे आतंकवाद का हल निकाल ले। भारत ने समस्या के हल के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग भी दोहराई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मसला उठाने पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उसी मंच से करारा जवाब दिया। अध्यक्ष जी, भारत हर विवाद का हल वार्ता के जरिए महासभा की वार्षिक आम बहस को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि शांति के लिए 4 नहीं बल्कि एक ही सूत्र काफी है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। भारत हर विवाद का हल वार्ता के जरिए चाहता है, किंतु वार्ता और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। 4 सूत्रों की जरूरत नहीं है, एक ही सूत्र काफी है। आतंकवाद छोड़िए और बैठकर बात करिए। सुषमा स्वराज ने मुंबई हमले के गुनहगारों का भी जिक्र किया जो पाकिस्तान में आजाद घूम रहे हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकियों की मदद करने वाले ऐसे राष्ट्रों के खिलाफ खड़ा होने की अपील की। विदेश मंत्री ने साफ किया कि अगर पाकिस्तान विश्वसनीय और सकारात्मक पहल करता है तो भारत सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। दोनों देशों के NSAs, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, आपस में बात करेंगे। वो बैठकें अभी तक हो नहीं पाई हैं। हम चाहते हैं कि वो बैठकें हों और मैं इस मंच से विश्वास दिलाती हूं कि अगर उन बैठकों से विश्वसनीय परिणाम निकलते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच सभी अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत तुरंत द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए तैयार होगा। इस मंच से भारत ने सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग भी दोहराई। सुषमा स्वराज ने कहा कि हम 2015 में उस सुरक्षा परिषद के साथ कैसे रह सकते हैं जो 1945 की वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियों के लिए गठित की गई थी। उन्होंने गांधी जयंती को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने को लेकर संयुक्त राष्ट्र का शुक्रिया भी अदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बयान पर भारत ने उत्तर के अधिकार का इस्तेमाल किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव ने यह जवाब दाखिल किया। जवाब में कहा गया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत आगे नहीं बढ़ी है क्योंकि उसने शिमला समझौते और हाल ही में हुए ऊफा समझौते का सम्मान नहीं किया। सीजफायर उल्लंघन के आरोपों पर भारत ने कहा कि सीमा पार करने वाले आतंकियों को बचाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जाती है। जवाब में यह भी कहा गया है कि भारत आतंकवाद और हिंसा मुक्त वातावरण में सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। तो भारत ने उत्तर के अधिकार के तहत पाकिस्तान को जवाब दिया है और साफ कहा है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत और पाकिस्तान के बीच रुकी हुई बातचीत पर ये जवाब दिया और कहा कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने साथ ही साथ विश्व समुदाय को भी चेताया है कि आतंकवाद अच्छा और बुरा नहीं बल्कि आतंकवाद आतंकवाद होता है।
उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र आतंकवादियों को समर्थन देते हैं, उन्हें हथियार मुहैया कराते हैं या उनकी अभियानों में मदद करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे राष्ट्रों के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। उन्होंने साफ किया कि भारत ऐसा देश है जो लंबे वक्त से आतंकवाद का सामना कर रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने साफ कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को यूएन में शांति के लिए दिए गए 4 सूत्र की जगह एक सूत्र को ही काफी मानना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि आतंकवाद छोड़िए और बैठकर बातचीत कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध दक्षिण एशियाई क्षेत्र के विकास के रास्ते में बाधा बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी चीन और भारत की होगी और इस दौरान सहयोग और प्रतिस्पर्धा साथ साथ चलेंगे। मनमोहन सिंह ने कल चंडीगढ़ में ग्रामीण और औद्योगिक विकास अनुसंधान केंद्र यानी CRRID सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा आंतरिक हालात और अफगानिस्तान में भविष्य के हालात भारत के लिए चुनौती पेश करेंगे। कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह ने कहा कि आसियान और सार्क जैसे संगठन भी दक्षिण एशिया के देशों में एकजुटता रखने में सफल नहीं हो रहे हैं। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। चुनाव आयोग ने लालू प्रसाद यादव और सुशील मोदी को आचार संहिता उल्लंघन मामले में नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। आयोग ने दोनों नेताओं को कारण बताओ नोटिस का मंगलवार तक जवाब देने का वक्त दिया है। आयोग ने दोनों नेताओं से 6 अक्टूबर दोपहर 3 बजे से पहले अपना पक्ष रखने को कहा है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने 29 सितंबर को राघोपुर की रैली में जातिगत बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई थी। जबकि सुशील मोदी ने भभुआ की रैली में जनता से लोक लुभावन वादे किए थे। सुशील मोदी ने अपने भाषण में हर गरीब परिवार को रंगीन टीवी और हर साल धोती, साड़ी और लड़कियों को स्कूटी देने का चुनावी वादा किया था। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चुनाव आयोग के नोटिस को JDU और कांग्रेस ने भेदभावपूर्ण बताया है। दोनों पार्टियों ने कहा है कि प्रचार के दौरान बीजेपी नेता लगातार सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले बयान दे रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लालू प्रसाद जी के एक वक्तव्य के बाद ही चुनाव आयोग का उनको नोटिस आ गया जांच का। ये तो सरासर बेइंसाफी है, एक तरफा निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके के भाषण दे रहे हैं, जिस तरीके के सवालात उठा रहे हैं, जिस तरीके से देश के अंदर फिरका परस्ती पैदा कर रहे हैं, कम्युनल टेंशन पैदा करते हैं, इलेक्शन कमीशन इन तमाम बातों पर क्यों नहीं जवाब मांग रहा है? हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शिवराना हमारे साथ जुड़े हैं, बिहार में मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। रविंद्र, 6 अक्टूबर तक की मोहलत दी गई है सुशील मोदी और साथ ही लालू प्रसाद यादव को अपने अपने बयान को लेकर सफाई देनी है, लेकिन हम हमेशा देखते आए हैं अपने स्टैंड पर वो कायम रहे हैं और उसके पीछे वजह भी गिनाई जा रही है। ऐसे में उनका जवाब देखना कितना दिलचस्प होगा और कितनी कड़ी कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से हो सकती है अगर जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ आयोग तो? जी देखिए प्रीति, जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, अगर आचार संहिता का उल्लंघन का मामला होता है तो चुनाव आयोग सबसे पहले उसमें नोटिस भेजता है और नोटिस भेजने के बाद जब जवाब आता है तो अगर उससे संतुष्टि नहीं होती है तो चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में ये बात आती है कि वो उस नेता को पूरे चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी रैली या सभा को करने से प्रतिबंधित कर सकते हैं। इसके अलावा जो उनके ऊपर दूसरा जो भारतीय कानून के तहत जो मामला है, जिसमें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के उल्लंघन और जनप्रतिनिधि कानून की धारा 125 के उल्लंघन की बात जो है, उसके एवज में उनके खिलाफ जो गंगा ब्रिज थाने में FIR दर्ज हुई है, अगर उसमें ट्रायल चलने के बाद लालू यादव के खिलाफ ये मामला सिद्ध हो जाता है तो फिर उनको 3 बरस की कैद तक की सजा जो है वो इसमें मिल सकती है। और चुनाव आयोग इस पर कड़ा रुख अख्तियार कर चुका है। वो लगातार लालू यादव और जो दूसरे बड़े नेता हैं उन सब की वीडियोग्राफी कर रहा है, उनकी जो भाषण हो रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में।
इसलिए चुनाव आयोग किसी भी तरह का मौका नहीं देना चाहता है, क्योंकि बीजेपी पर भी लगातार दूसरे पक्ष जो है वो जेडीयू और आरजेडी आरोप लगा रहे हैं कि इनके नेता वो कम्युनल टेंशन पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, जिससे कि पूरे मजहबी तौर पर जो है दो अलग अलग संप्रदायों को लामबंद किया जा सके और उसका राजनीतिक लाभ जो है वोटों के रूप में उनको मिल पाए। इसलिए जो है चुनाव आयोग किसी भी तरह की कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता है इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए। उसके लिए जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं वो तो खैर है ही हैं, लेकिन उसके अलावा हर जगह पे वीडियोग्राफी करना और हर जगह पे पर्यवेक्षक को नियुक्ति को जो है वो बहुत ही ध्यान से चुनाव आयोग इस बार देख रहा है। रवीन, कहीं ना कहीं वो वक्त भी आ गया है, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार चुनाव दर चुनाव, चाहे वो बिहार चुनाव की बात हो या इससे पहले हुए चुनाव की बात हो, जो लगाम होनी चाहिए नेताओं की जुबान पर वो ढीली होती जा रही है। ऐसे में सिर्फ लालू प्रसाद यादव और सुशील मोदी की बात नहीं है, कहीं ना कहीं कड़ा स्टेप चुनाव आयोग को अब उठाना ही होगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, लेकिन चुनाव आयोग का जो है वो अपने कानून के तहत ही चुनाव आयोग काम कर सकता है। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये कोई संसद के द्वारा पास किया गया कानून नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग के हाथ इसमें बंधे होते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो तमाम राजनीतिक दलों ने एक कॉन्सेंसस से जो है अपने आप को दिया हुआ ये वो चीज है जिसके तहत ये लोग अपने आप को खुद ही प्रतिबंधित करते हैं और चुनाव के दौरान इनका आचरण कैसा हो इसका लेखा जोखा जो है इन लोगों ने खुद ही अपने आप को तैयार करके दिया है, जिससे कि चुनाव आयोग ने भी अपनी सहमति जाहिर की है। लेकिन क्योंकि कानून की कमी है, आपकी बात बिल्कुल सही है, इसकी वजह से जो है नेता भाषण जो है इस तरीके के दे रहे हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैला सकते हैं या एक दूसरे के ऊपर जो है चरित्र हनन तक की बात। जब कल हमने देखा कि लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उनको नरभक्षी कहा है और उसके पहले अमित शाह ने एक रैली में लालू यादव को चारा चोर के नाम से बोला। तो इस तरह की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति के सत्र जो है उसको भी गिरा रही हैं और साथ ही साथ आम जनमानस के बीच में जो एक नेताओं का कद है या जो उनका सम्मान है उस सम्मान की भी मान हानि कर रही है। हमको देखना होगा कि जो बिहार का क्षेत्र है जहाँ पे महात्मा बुद्ध और जैन की जो जननी है, इसके अलावा जेपी नारायण और राजेंद्र प्रसाद की जो धरती है, उस पर जब चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह की बातें की जाएं तो फिर जाहिर है कि उसमें राजनीतिक कद जो है, राजनीतिक स्तर जो है उसका गिरावट का तो अंदेशा साफ। ठीक है रवीन जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 6 अक्टूबर तक का वक्त लालू प्रसाद यादव और सुशील मोदी दोनों के पास चुनाव आयोग में अपने अपने बयान को लेकर जवाब दाखिल करना होगा। वहीं बिहार के सियासी समर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांका में रैली को संबोधित करेंगे। सूबे में चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली रैली होगी। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले नरेंद्र मोदी बिहार में 4 परिवर्तन रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। बीजेपी ने इस बार चुनाव प्रचार की व्यापक रणनीति बनाते हुए पार्टी की करीब 500 रैलियों और जनसभाओं का कार्यक्रम बनाया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के रण में 20 से 22 रैलियों को संबोधित करेंगे। बांका में प्रधानमंत्री की आज की रैली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी, नेता प्रतिपक्ष नंदकिशोर यादव के साथ एनडीए के घटक दलों के नेता रामविलास पासवान, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी शिरकत करेंगे। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी कल भागलपुर और गया में रैलियों को संबोधित करेंगी। भागलपुर के कहगांव और गया के वजीरगंज में जनता से मुखातिब होंगी। कांग्रेस ने भी बिहार के सियासी समर में प्रचार की व्यापक रणनीति बनाई है, जिसके तहत पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की दर्जन भर से ज्यादा रैलियों का कार्यक्रम है। 3 अक्टूबर की रैली के बाद सोनिया गांधी की 17 अक्टूबर को रैलियां प्रस्तावित हैं, जबकि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 7 अक्टूबर से चुनाव प्रचार का आगाज करने वाले हैं। राहुल गांधी 7 अक्टूबर को बेगूसराय के बछवाड़ा, शेखपुरा के बरबीघा और सासाराम के चेनारी में जनसभाएं करेंगे। इसके बाद 26 और 30 अक्टूबर को भी उनकी रैलियों के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। और बीजेपी ने कल बिहार चुनाव के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। पटना में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पार्टी की विकास की सोच को जनता के सामने रखा, जिसमें राज्य के विकास, युवाओं को रोजगार के साथ बेहतर और उच्च शिक्षा के वादे शामिल हैं। पटना में केंद्रीय और राज्य के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिहार की जनता के लिए वादों का पिटारा खोला। चुनाव से पहले विजन डॉक्यूमेंट जारी कर उन्होंने पार्टी की सोच को साझा किया। बिहार की पावर, बिजली की समस्या, उसका हल ढूंढना, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होना, आरंभ में तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बने और फिर बिहार के अंदर
बिजली भी उपलब्ध हो तो कुछ जनरल इंडस्ट्री बने, बिहार के अंदर रोजगार के साधन हो। मदद के लिए केंद्र सरकार हमेशा पीछे खड़ी रहेगी। बीजेपी ने इस पत्र में गरीब परिवारों को रोजगार मुहैया कराने, केंद्र सरकार के 1.25 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का सारा पैसा राज्य को देने, बिहार को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने, अराजकता मुक्त माहौल बनाने का वादा भी किया। इसके साथ ही पार्टी ने बिजली की समस्या दूर करने, हर घर तक बिजली पहुंचाने, युवाओं को राज्य में ही रोजगार के अवसर मुहैया कराने का भरोसा दिया। विजन डॉक्यूमेंट में उच्च शिक्षा के साथ प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और अधिक अवसर मुहैया कराने की बात कही गई है। तो किसानों के लिए भी कई वादे हैं। पार्टी के मुताबिक किसानों की बिजली पानी की समस्या तो दूर की जाएगी, साथ ही उन्हें बीज और खाद भी मुहैया कराई जाएगी। बीजेपी के पत्र में महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया गया और इसके लिए कई योजनाएं लाने की बात कही गई है। आधुनिक बिहार, एक विकसित बिहार, एक शिक्षित बिहार, एक ऐसा बिहार जहां रोजगार के साधन सृजित हो सके। इसलिए हमने स्किल्ड बिहार की बात कही है, हमने और मेक इन बिहार की बात कही है। यहाँ के लोगों का कौशल का विकास हो, ताकि लोग कौशल के विकास के बाद अगर बाहर जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो रोजी रोटी कमा सके, एक बेहतर रोजगार उनको मिल सके। इन तमाम बातों का उल्लेख इस दृष्टि पत्र में हम लोगों ने किया है। बीजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट में छात्रों को लैपटॉप, दलित और महादलित परिवारों को रंगीन टीवी, लड़कियों को स्कूटी, जबकि गरीब परिवारों को हर साल धोती साड़ी देने का वादा भी किया। विरोधी पार्टियां बीजेपी के तमाम वादों को लेकर आलोचना कर रही हैं। आपको यकीन से कह सकता हूं कि उस दस्तावेज में वादों की बौछार होगी और चुनाव के बाद अगर उन वादों को कार्यान्वित करने की बात उठे तो जुमलों की भी बौछार होगी। मैं मानता हूं कि ये हास्यास्पद है। जिस दल के पास, जिस विचारधारा के पास कोई विजन ना हो, वो विजन डॉक्यूमेंट लेके आए। हम तो उनका विजन जानते हैं। भागवत साहब बैठते हैं, जो उनकी पैतृक संस्था के सबसे बड़े पितामह हैं, वो बैठ के कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा करो। कैसी समीक्षा करो? कुलीन समीक्षा करो और तमाम पिछड़े दलितों, महादलितों को हक से महरूम कर दो। ये उनका विजन है। इससे पहले भी बीजेपी कई राज्यों में घोषणा पत्र की जगह विजन डॉक्यूमेंट जारी कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड की खूंटी में सौर ऊर्जा इकाई का उद्घाटन करेंगे। साथ ही दुमका में लघु उद्यमियों को दिए जाने वाले कर्ज कार्यक्रम मुद्रा योजना की शुरुआत करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बताया कि खूंटी के जिला न्यायालय में 180 किलोवाट की सौर ऊर्जा इकाई देश की अपनी तरह की पहली योजना होगी, जो प्रधानमंत्री के स्वच्छ ऊर्जा मिशन के अनुरूप तैयार की गई है। इसके अलावा दुमका से प्रधानमंत्री 1 लाख बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने की भी शुरुआत करेंगे। और फिलहाल यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखेंगे अमेरिकी स्कूल में फिर गोलीबारी। प्रेम के तमाम रूपों का संगम है मजरू सुल्तानपुरी। लेके पहला पहला जब दिल ही टूट गया, पत्थर के सनम बचना ए हसीनों, पापा कहते हैं आई लव यू, जानम समझा करो। उनकी नजर उनका शहर में मिली इस बार मजरू सुल्तानपुरी से। सीबीआई ने करोड़ों रुपए के चिटफंड घोटाले की जांच के सिलसिले में कल पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कई जगहों पर छापे मारे। ये कार्रवाई चिटफंड कंपनी एसआर ग्रीन हाउस लिमिटेड के दफ्तर, कार्यालय और कंपनी मालिक के आवासीय ठिकानों पर की गई। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सीबीआई अधिकारियों ने ओडिशा में बालासोर और पश्चिम बंगाल में 18 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान कंपनी के प्रबंध निदेशक और निदेशक के घरों और कार्यालयों में तलाशी ली गई। कंपनी पर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के हजारों निवेशकों को धोखा देने का आरोप है। वित्त मंत्रालय को काले धन से जुड़े 638 हलफनामे मिले हैं। इससे सरकार को 3,770 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी।
काले धन के बारे में जानकारी देने का 30 सितंबर को अंतिम दिन था। दरअसल काले धन कानून में 3 महीने तक इसके खुलासे की सुविधा दी गई थी। इसमें विदेशी घोषित संपत्तियों का ब्यौरा देने का प्रावधान था, जिन पर अभी तक टैक्स नहीं दिया गया है। संपत्ति घोषित करने वालों को 31 दिसंबर तक 30% की दर से कर और 30% की दर से जुर्माना देना होगा। अभी भी कोई बचता है जिसने नहीं किया है और उसके पास साधन है, वो पकड़ा जाएगा तो फिर जो कानून के अन्य प्रावधान है वो उसके ऊपर लागू होंगे, जिसमें जुर्माना भी बहुत ज़्यादा होगा, 90% पेनल्टी होगी, 30% टैक्स होगा, यानी 120% देना पड़ेगा और 10 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी है, लेकिन आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई जांच जारी रहेगी। वीरभद्र सिंह की याचिका पर गुरुवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। सीबीआई को निर्देश दिया गया है कि वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी से पूछताछ से पहले कोर्ट को जानकारी दी जाए। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। याचिका में आरोप लगाया गया कि सीबीआई ने छापा मारने से पहले राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली। जांच एजेंसी ने पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री के शिमला और दिल्ली के घरों की तलाशी ली थी। इस सीजन में देश में कई हिस्सों में स्वाइन फ्लू के मामले देखे गए हैं। तेलंगाना राज्य ने स्वाइन फ्लू से मौत के बारे में कल आधिकारिक आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के मुताबिक अगस्त और सितंबर के महीने में तेलंगाना में स्वाइन फ्लू से 7 लोगों की मौत हुई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस सीजन में करीब 30,912 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें से 139 लोगों में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए थे। गुरुवार को भी तेलंगाना में 13 लोगों को स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाया गया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी स्वाइन फ्लू के कई मरीजों का पता चला है। राजस्थान में भी बीते 2 महीनों में स्वाइन फ्लू के H1N1 वायरस की वजह से 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं गुजरात के वडोदरा में भी स्वाइन फ्लू से अब तक 1 आदमी की मौत की खबर है। अब स्कूल में बच्चों को दोपहर का भोजन नहीं मिला तो उन्हें इसके बदले पैसे मिलेंगे। केंद्र ने मिड डे मील के नए नियमों में ये व्यवस्था दी है। नए नियम लागू हो गए हैं और ये खाद्य सुरक्षा कानून का हिस्सा है। लगातार 3 दिन तक खाना नहीं बनता है या फिर 1 महीने में 5 दिन खाना नहीं मिलता तो जवाबदेही भी तय होगी। अब खाने की टेस्टिंग मान्यता प्राप्त लैब में कराना भी जरूरी होगा। महीने में कम से कम 1 बार खाने के नमूने लिए जाएंगे और इस योजना में हर दिन 10 लाख से ज्यादा बच्चों को स्कूल में खाना मिलता है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान को आज 1 साल पूरे हो गए। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इससे देश में व्यवहारिक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में अब तक 4,65,000 शौचालय बनाए जा चुके हैं। नायडू ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में अगले साल मार्च के आखिर तक 25 लाख घरों में शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार के मुताबिक इस समय 16,45,000 शौचालय निर्माणाधीन हैं। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सफाई सेवा और उसके लिए जरूरी बुनियादी ढांचे की मांग पैदा करना है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में इस बारे में तरक्की की रफ्तार काफी धीमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 2 अक्टूबर को इस अभियान की शुरुआत की थी। जो मैंने देखा और जो मैं अनुभव किया, वो अनुभव से मुझे संतुष्ट मिल रहे, लोगों में परिवर्तन आ रहे, देश भर में बिहेवियरल चेंजेस भी आ रहे। मैसेज गया लोगों के पास। क्लीन हैबिट्स एंड कीपिंग वंस ओन सराउंडिंग्स क्लीन हैज सर्टेनली रीच्ड आउट ऑल, इंक्लूडिंग द यंग किड्स इन द स्कूल्स। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि विकास के लिए कौमी एकता जरूरी है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल के जन्मदिन पर कल हुए कौमी एकता सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सबको सुरक्षा देना सरकारों की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सबको सुरक्षा दिए बिना विकास मुमकिन नहीं है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक भी मौजूद थे। हमको कौमी एकता का ये जलसा करना पड़ रहा है, उसका मतलब ये है कि उस एकता में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई और इसीलिए इस बात को बार बार कहना पड़ता है कि ये एकता जो है वो इस देश के लिए
लाजमी है, जरूरी है। इसके बगैर जैसा कि मुझसे पहले लोगों ने कहा, देश तरक्की नहीं कर सकता। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर। अमेरिका के ओरेगोन प्रांत के कम्युनिटी कॉलेज में बीती रात गोलीबारी की घटना में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। गोलीबारी करने वाला 20 साल का युवक को भी बाद में पुलिस ने मार गिराया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा है कि देश में बंदूक संस्कृति पर रोक लगाने की जरूरत है। अमेरिका के ओरेगन राज्य में गोलीबारी की घटना स्थानीय समय के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 10:20 पर हुई। ये घटना रोजबर्ग के कम्युनिटी कॉलेज में तब हुई जब हथियार से लैस 20 साल का एक स्थानीय युवक क्लासरूम में घुस आया। इस घटना के बाद छात्र दहशत में हैं। इस कॉलेज में उस वक्त करीब 3000 छात्र छात्राएं मौजूद थे। I'm just in shock. Earlier it was not like this at all. It was worse. I didn't there's so many emotions going on right now that I don't know, my heart hurts for the people that have passed. I don't know. It's a weird feeling. हमलावर युवक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। पुलिस के मुताबिक युवक ने बंदूक में साइलेंसर का प्रयोग किया था और चुनिंदा लोगों को निशाना बनाकर मारे जाने की बात भी सामने आई है। लेकिन इस घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि हाल के सालों में अंधाधुंध फायरिंग करके जान लेने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए देश में बंदूक संस्कृति पर रोक लगाने के बारे में गंभीरता से सोचने का वक्त आ गया है। And what's become routine, of course, is the response of those who oppose any kind of common sense gun legislation. Right now, I can imagine the press releases being cranked out. We need more guns, they'll argue. Fewer gun safety laws. Does anybody really believe that? राष्ट्रपति बराक ओबामा की चिंता कितनी जायज है, इस बात का पता इन आंकड़ों से ही लगता है कि पिछले साल अगस्त से अमेरिका के स्कूल कॉलेजों में गोलीबारी की ये चौथी बड़ी घटना है। उन्होंने कहा कि देश में बंदूक रखने के अधिकार पर अब कानून को बदलने की सख्त जरूरत है। डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की दावेदार हिलरी क्लिंटन ने भी मौजूदा बंदूक कानून में बदलाव की जरूरत बताई है। हालांकि इससे पहले इस बारे में कानून लाने की ओबामा की कोशिशों को देश की गन लॉबी के सामने सफलता नहीं मिल पाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान सरकार ने दावा किया है कि कुंदूज प्रांत को तालिबान के कब्जे से छुड़ा लिया गया है। हालांकि देश के उत्तरी भाग में स्थित कुंदूज के लिए तालिबान आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच लड़ाई अब भी जारी है। सोमवार को तालिबान ने शहर के बड़े इलाके को कब्जे में ले लिया था। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। पूरा देश स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रपिता के संघर्ष, समर्पण और आदर्शों को याद कर रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी राजघाट में उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बापू के समाधि स्थल राजघाट पर विशेष प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया और ये आयोजन किया जा रहा है। गांधी जी का जन्म 1869 में आज ही के दिन गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे राजनीतिक आंदोलनों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। इन्हीं आंदोलनों ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाई और स्वतंत्रता की राह को मजबूत किया। आज जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनके समाधि स्थल विजय घाट जाकर श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और शास्त्री जी के बेटे अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। खेल के मैदान से अहम खबरें। क्रिकेट के मैदान में आज से टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। पहला T20 मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज का आगाज जीत के साथ करना चाहेगी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान को 2 टूक जवाब, कहा बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत का प्रस्ताव।
आचार संहिता उल्लंघन मामले में लालू यादव, सुशील मोदी को चुनाव आयोग का नोटिस, 6 अक्टूबर तक देना है जवाब। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला T20 मैच आज, धर्मशाला में भिड़ंत को तैयार धोनी और डुप्लेसिस की टीमें। और अमेरिकी राज्य ओरेगोन के कॉलेज में गोलीबारी, 10 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा बंदूक संस्कृति पर लगाएंगे रोक।